हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम महेश कुमार और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर पुराने हों, चैनल सब्सक्राइब कर चुके हों तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और नए वाले भी ऐसे ही करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आज जो टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं वो है लीनियर अलजेब्रा, जो हमारा आज रैंक पे प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। अगर आपने मिस किया हो बाकी सारे वीडियो जो लीनियर अलजेब्रा पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। मैथमेटिक्स के सारों जो जितने भी हैं टॉपिक है ना, जितने मैं 4 लेक्चर डिस्कस कर चुका हूं, और वो अगर आपने नहीं देखा होगा तो दिक्कत होगा आगे क्वेश्चन इस पे बेस्ड जो गेट IIT जैम या CSIR नेट या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग को दिक्कत होगा। तो आप पहले जाके वो चारों वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक, और उसके बाद ये देखिएगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद इसको आप देखिएगा, ठीक है। तो आज जो डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे क्वेश्चन आता है CSIR नेट, गेट IIT जैम किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से हैं या मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं तो ये कंपलसरी है कि लीनियर अलजेब्रा हर, चाहे गेट का एग्ज़ाम हो या CSIR नेट का एग्ज़ाम हो, उसमें आता ही आता है। लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस पढ़ लिए आप तो कॉमन पॉइंट आपका हो जाएगा, कॉमन नंबर देगा, ठीक है। और अगर मैथमेटिक्स वाले हैं तो उनके लिए तो फ़ायदेमंद है ही, और अगर मैथमेटिक्स वाले हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक्स को भी कवर कर सकते हैं, जैसे CSIR नेट में ज़्यादा बेनिफिट उनको होगा, ठीक है। तो अगर स्टैटिस्टिक्स पे बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। 3-4 टॉपिक पे हो चुके हैं और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है कैसे यूज़ होता है वो सारे मैंने डिस्कस कर दिए हैं। तो चलते हैं आज जो लीनियर अलजेब्रा है, जो इसका लास्ट पॉइंट है कि पॉइंट से इस पर प्रॉपर्टीज़ जो पढ़ना है उस प्रॉपर्टीज़ के बेस्ड पे ही क्वेश्चन आता है। चलते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। इसके जो प्रॉपर्टीज़ दिए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जिसके बेस पे क्वेश्चन आता है। तो पहला आपका प्रॉपर्टीज़ दिया है कि एवरी मैट्रिक्स A n क्रॉस n इफ डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 देन रैंक A इक्वल टू n। इसका मतलब ये है, अगर कोई आपको जो मैट्रिक्स दिया है, कोई भी एक मैट्रिक्स दिया है, मान लेते हैं एक मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर क्या है, n रो है n कॉलम है, मतलब n क्रॉस n ऑर्डर का दिया हुआ है, और ये इसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कि नॉन सिंगुलर। जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू होता है वो नॉन सिंगुलर, मतलब ये क्या है, नॉन सिंगुलर, ठीक है। नॉन सिंगुलर है तब उस कंडीशन में क्या होता है, जब नॉन सिंगुलर दिया हो तब उस कंडीशन में क्या होता है, जो रैंक होता है ये मैट्रिक्स A का रैंक वो ऑर्डर के इक्वल हो जाता है, जितना भी ऑर्डर आपका दिया रहेगा, ठीक है। इसे 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे बता रहा था कि अगर आपका जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 जाता है, नॉन सिंगुलर केस में जो ऑर्डर दिया होता है वही रैंक हो जाता है आपका, ठीक है। सेकेंड केस में अगर आपका क्या हो जाए, सिंगुलर हो जाए, मतलब डिटरमिनेंट 0 हो जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, रैंक जो होता है वो हमेशा रैंक जो आएगा ऑर्डर से कम आएगा। एग्जाम्पल के लिए इसमें समझा देता हूँ, अगर इसमें डाउट आएगा तो। एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए क्या है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट 0 आना चाहिए, 1 है, ठीक है, एंड ये 1 है, ठीक, 1 1 हो गया। और ये 2 क्रॉस 2 का बनाना है हमको, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं ये -1 हो गया, एंड 1 हो गया, ये 2 क्रॉस 2 हो गया। अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालें, अगर एक मैट्रिक्स ले लिए ये, अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं A डिटरमिनेंट, तो ये 1 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस, सॉरी ये दोनों पॉजिटिव ले लो, 1 इंटू 1 ये हो गया, तो ये क्या हो गया, ये दोनों माइनस हो गए, ठीक है, ये माइनस हो गए, मतलब क्या आ गया, डिटरमिनेंट इसका क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। और इसका क्या है, ये ऑर्डर क्या है, n क्रॉस n, मतलब 2 क्रॉस 2, मतलब n का जो वैल्यू दिया है वो कितना है, 2 दिया है। तो हमारा जो रैंक आया, ठीक है, तो अब इसका हम रैंक कब निकालेंगे, रैंक कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, ये दिया है तो इसको रो एचेलॉन फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो रो एचेलॉन फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो सिंपल सी बात है, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो ये किस तरीके से आएगा, इसका रैंक इसमें R2 से क्या कर दें, R1 को माइनस कर दिए, ठीक है, R2 को R1 से माइनस कर दिए, सॉरी R2 में R1 को माइनस कर दिए, तो ये क्या आ गया, 1 1, एंड ये 1 से 1 गया तो 0 आ गया, 0 आ गया। तो इस तरीके से ये कितना बन गया आपका, ये 2 क्रॉस 2 का तो है, हम कोई बात नहीं, लेकिन इसका जो रैंक आया वो कितना हो गया, 1 हो गया। इसका जो रैंक आया वो कितना हो गया, 1 हो गया। तो यही बात आ रहा है कि सिंपल सी बात है, जो n है, n का जो हमारा कितना है यहाँ पे ऑर्डर 2 है ना, तो ये क्या आ गया, इतना ग्रेटर, मतलब जो अगर सिंगुलर हो जाता है उस केस में जो रैंक होगा वो ऑर्डर से हमेशा कम आएगा। मेरे कहने का मतलब ये था कि जो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर से हमेशा कम रहेगा रैंक जो आएगा, ठीक है।
जब क्या हो, सिंगुलर मैट्रिक्स दिया हो। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो थर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक। यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो थर्ड वाला है, वो थर्ड वाला ये है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स दिए हों, आपका मैट्रिक्स दिए हो, नॉन मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हो कोई मैट्रिक्स, और क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, ठीक है। इंटरचेंज कर दें मतलब कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दें, और जहाँ पे क्या हो उसका डिटरमिनेंट क्या हो उस मैट्रिक्स का, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिया हो n क्रॉस n का, और उसका इंटरचेंज कर रहे रो एंड कॉलम, ठीक है। तो उस केस में भी क्या हमारा क्या हो जाएगा, जो रैंक होगा वो n ही आएगा, ऑर्डर के ही इक्वल आएगा, मतलब कि इंटरचेंज करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। इंटरचेंज करने पे मैट्रिक्स के रैंक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक। ये थर्ड वाला ये है। फोर वाला ये है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया है, n क्रॉस स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नॉन सिंगुलर है, तो उस कंडीशन में हमेशा जो रैंक आएगा ए का, वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा या 1 से ज़्यादा ही आएगा, 1 से कम नहीं आएगा, जीरो नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपका नॉन सिंगुलर है तो कहीं ना कहीं एक सब मैट्रिक्स, मतलब कि कम से कम मिनिमम ऑर्डर वाला मैट्रिक्स जरूर एग्जिस्ट कर जाएगा जिसका रैंक 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो उसका क्या होगा, ये ऑलवेज, अगर इसमें कहीं पर डाउट होगा तो सब मैट्रिक्स वाला थोड़ा समझ लीजिएगा। अगर इसमें एग्जांपल के लिए कुछ दिया हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स दिया है वो 1 क्रॉस 1, ये आपका 1 एंड -1 दिया है, इस तरीके से ये 2 क्रॉस 2 है, ये जो मैट्रिक्स दिया है 2 क्रॉस 2 का, तो उसमें हमेशा जो रैंक आएगा आपका, ये क्या हो रहा है, इसका जो डिटरमिनेंट निकालेंगे इसका, ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, इसका नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, कितना आएगा, -2 आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, इसका जो ऑर्डर होगा, ठीक है, या फिर रो एचेलॉन फॉर्म में चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका एक आध तो आपका सब मैट्रिक्स बनेगा जो 1 क्रॉस 1 का होगा, तो उसका रैंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यही बोला गया है कि जो रैंक होगा वो तो 1 के इक्वल होगा या तो उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। ये 4 वाला हो गया। फिफ्थ वाला ये है, अगर आपका दो मैट्रिक्स दिए हों m एंड n, ये दोनों का हो, स्क्वायर मैट्रिक्स दिए हों, और वो क्या हो, नॉन सिंगुलर हो, उसका जो डिटरमिनेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए, ठीक है। एंड एक कोई और एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई और एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जब इसका मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे रैंक, m और a का मल्टीप्लाई किए और उसका रैंक निकाले, ठीक है, और उसी तरीके से n और a का मल्टीप्लाई किए उसका रैंक निकाले, तो जो रैंक इसका होगा उसी प्रकार इन सब का रैंक होगा, ठीक है। मतलब कि इनका कोई रैंक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका m और n दिया हुआ है, उसमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन करके निकालते हैं रैंक, इनका रैंक आपस में इक्वल होगा, वो इसके भी इक्वल होगा, रैंक ऑफ ए के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ये वाला प्रॉपर्टी, ठीक है। बाकी ये सब तो आपको इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्योंकि क्वेश्चन पे अप्लाई होके आता है कई बार, ठीक है। 3 मैट्रिक्स दे देते हैं, पूछते हैं कि इसका रैंक कितना होगा बताइए, है ना, ऑप्शन में दे देता है। सो इस तरीके से आप लोग को बताते जा रहा हूँ, वो सारे की पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखने हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट जो 6th वाला है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ये बताना था, इसमें क्या है, अगर आपका जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, दो मैट्रिक्स दिए हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स दिए हैं, और दोनों का मल्टीप्लाई करने पे एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि इनका जो ऑर्डर है वो स्क्वायर है और ए बी मल्टीप्लिकेशन करने पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब ए बी का मल्टीप्लाई किया और एग्जिस्ट कर दिया, n क्रॉस n का बन रहा है मैट्रिक्स, ठीक है। तो उसका जो रैंक होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। उसका जो रैंक होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे एक थोड़ा सा गलती हुआ है, तो ये मैट्रिक्स जो होता है आपका क्या हो, एक आपका कॉलम मैट्रिक्स दिया हो, इसको आप लिख लीजिएगा कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका रो मैट्रिक्स, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स एंड रो मैट्रिक्स। जब ये कॉलम मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स का मतलब जान ही रहे हैं कि एक ही रो होगा, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब जान ही रहे हैं एक ही कॉलम होगा। तो इस तरीके से आप एन देखिए, कॉलम मैट्रिक्स में क्या हो जाता है, एन रो हो जाता है एंड 1 कॉलम हो जाता है, और इसमें रो 1 हो जाता है एंड n कॉलम हो जाता है। इस तरीके से आपका जो ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो आपका मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर आपका ये अगर कॉलम मैट्रिक्स है तो सिंपल सी बात है क्या बन जाएगा, n क्रॉस 1 हो जाएगा। और दूसरा वाला आपका क्या है, रो मैट्रिक्स है, तो सिंपल सी बात है क्या बन जाएगा, 1, ऐसे बन जाएगा। तो इस तरीके से n क्रॉस n एग्जिस्ट कर जाएगा, ये कॉमन हो गया तो n क्रॉस n हो गया। अब उसके बाद जो रैंक निकलेगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेम 8वां, इसमें एग्जांपल आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, 8वां,
जो आपका मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स दिया है उसका जो रैंक होगा उसके सब मैट्रिक्स के रैंक से हमेशा क्या होगा, या तो इक्वल होगा या तो उससे ज़्यादा होगा, ठीक है, उससे कम नहीं होगा। तो ये आपका ये है। उसी तरीके से नौमा जो है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका जो रैंक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक्स का जो रैंक होगा वो कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक्स जो भी दिया है मैट्रिक्स, उसका जो रैंक होगा 1 के इक्वल नहीं होगा। मैंने बता दिया है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, जिसका आपस में वो इक्वल होता है, ठीक है, डायगोनल को छोड़ के, ठीक है। और स्क्यू में क्या हो जाता है, जब उसका हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें तो माइनस ए के इक्वल हो जाता है। तो आप लोग वो देख लीजिएगा। तो ये रैंक 1 के इक्वल नहीं होता है। 10th वाला आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10th वाला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है सब, लेकिन ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिया है कि एक मैट्रिक्स दिया है m क्रॉस n, मतलब कि इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, या तो 4x2 का दिया है, या 4x1 का दिया है, या 3x है ना, मतलब चेंज है दोनों का। कॉलम और रो एंड कॉलम इक्वल नहीं है, तब उस कंडीशन में रैंक कैसे निकालते हैं, तब उस कंडीशन में जो रैंक निकालेंगे हम देखते हैं कि मिनिमम क्या है, m और n में से कौन मिनिमम है, ठीक है, तो वो उसके इक्वल हो जाता है। हमेशा क्या होता है, 0 से ये ग्रेटर होता है रैंक, इसका रैंक, ठीक है। और ये इस तरीके से निकालते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को तो आप जानते ही हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या होता है, उसका जो भी ऑर्डर बनेगा वही आएगा आपका, ठीक है। सो इस तरीके से हम इसमें एग्जांपल लें, अगर ये 10th वाला एग्जांपल में आप बता देता हूँ कि जैसे कि आपका मान लीजिए 1 2 3 4 है ना, और ये 5 एंड 6 दे दिया। ये क्या हो गया, ये आपका 2x3 का हो गया, 2x3 का हो गया। तो इसमें अगर रैंक निकालते हैं a इक्वल टू ए दिया है, अब अगर इसका रैंक निकालते हैं तो सिंपल सी बात है, जो a बनेगा उसमें हम देखते हैं कि मिनिमम कौन है, मिनिमम कौन है, m है कि n है। ये m वाला है 2 एंड 3, इसमें कौन मिनिमम है, इसमें कौन मिनिमम है, 2 है, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर ये क्या रहता, अगर यही चीज़ अगर आपका क्या हो जाता है कि इसी में अगर आगे एग्जांपल देखें, अगर ये मैट्रिक्स आपका ए मैट्रिक्स बन जाता 1 2 3 4 5 एंड 6, ये क्या इस तरीके से बन जाता आपका 3x2 का बन जाता। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका जो रैंक होगा, रैंक ऑफ ए, वो क्या होगा, मिनिमम ऑफ 3 एंड 2। तो इसमें कौन मिनिमम है आपका, ये 2 है, तो ये 2 हो जाता, ठीक है। तो जो भी मिनिमम होगा वो उसका रैंक हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। एग्जाम्पल को रख लिख लीजिएगा, जितना भी बताते जा रहा हूँ उसको शॉर्ट नोट्स में आप लिखते जाइएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमेशा रैंक क्या होता है, n इक्वल होता है। इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल क्या लेंगे, सिंपल सी बात है, इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, डायगोनल के एलिमेंट सारे 1 होते हैं। कितने ऑर्डर का हो गया ये, सिंपल सी बात है, ये तो आपका है रो एचेलॉन फॉर्म में ऑलरेडी है। नॉन जीरो रो कितने हैं, 1 2 3 1 2 3, तो मतलब उसका जो रैंक है वो क्या आ गया, n के इक्वल आ गया, ये 3 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं, ये 10 तक हो गया, 3-4 इंपॉर्टेंट और भी हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चल जाएंगे, ठीक है। ये सी वाला मैं बता रहा था कि जो रैंक ऑफ ये होता है, किसी भी कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है उससे अगर हम स्केलर 1/2 1 1 2 या कुछ भी कर ले, बस 0 को छोड़ के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो भी जो उसका रैंक आएगा वो रैंक ऑफ ए के इक्वल आएगा, ठीक है। तो मतलब ए मैट्रिक्स दिया है, उसे मल्टीप्लाई कर दिए, तो उसका जो रैंक होगा, अगर 4 आ रहा है तो उसका मल्टीप्लाई करने पर भी 4 ही आएगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा। अब उस तरीके से 11वां जो मैट्रिक्स दिया है, अगर आपका m क्रॉस n का है, ठीक है, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो इसमें क्या है m क्रॉस n का है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है, और स्क्वायर नहीं भी हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई ऐसा शो नहीं है। एंड क्या हो, उसमें एक कंडीशन दे दिया हो, उसमें एक कंडीशन दे दिया x इक्वल टू 0, तो वो जो कंडीशन दिया है, और ये x क्या है, सम ऑफ x है, कोई वैल्यू होगा, ठीक, किसी x के लिए, तो ये एक कंडीशन दे दिया है, तो जो उसका रैंक ऑफ ए होगा, ठीक है, जो रैंक ऑफ ए होगा उसके ऑर्डर से एक कंडीशन दिया है तो वो माइनस हो जाएगा। अगर दो कंडीशन देता तो n-2 हो जाता, अगर 3 कंडीशन दे देता तो n-3 हो जाता। तो इस तरीके से आपका कोई m क्रॉस n का मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें एक कंडीशन दे दे, कुछ भी कंडीशन, तब उसका जो रैंक होगा, सिंपल सी बात है, उसका जो रैंक होगा उसके ऑर्डर से माइनस हो जाएगा, ठीक है, उसके ऑर्डर से माइनस हो जाएगा। अगर इसमें अगर हम मान लेते हैं m क्रॉस n की जगह पे अगर हमारा क्या हो जाए, n क्रॉस n हो जाए, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या दिया हो, ऐसा दिया हो, तो ये आपका फिट बैठता है। तो आप लोग इस चीज़ को राइट कर लीजिए। अगर आपके स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हो, उसमें एक कंडीशन दे दिया हो,
और उसका जब रैंक निकालेंगे तो सिंपल सी बात है n-1 हो जाएगा। एक कंडीशन दिया है तो n-1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको m क्रॉस n भी रख सकते हो, ठीक है। तो आगे कंडीशन में अप्लाई हो जाएगा, ओके। एक ऑर्डर ले रहे हैं, जो भी आएगा आपका, चाहे 4 आए 5 आए, है ना, इसको m क्रॉस n को अभी स्क्वायर मैट्रिक्स मान के चलिए आप लोग, और इसमें एक कंडीशन दे दें तो जो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, मतलब 4 है, 4 ऑर्डर में आ रहा है, जैसे रोजनल फॉर्म में चेंज कर लिए तो रोजनल फॉर्म में चेंज करने पे आपका जो रैंक आ रहा है 4 आ रहा है, लेकिन एक कंडीशन दिया था उसके तो एक कंडीशन देने की वजह से क्या हो जाएगा, उसमें एक माइनस हो जाएगा। सो इस तरीके से हो गया इसमें। तो इसमें अगर अब एग्जाम्पल ऐसे ही आता है, 11 का भी हो गया कि जो आपका m क्रॉस n या मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें एक कंडीशन दे दिया है, तो जो उसका ऑर्डर होगा उससे एक कंडीशन है तो एक माइनस हो जाएगा, 2 कंडीशन दिया है तो 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग ये राइट कर लीजिएगा। अभी हम क्वेश्चन अप्लाई कर देंगे। अब 12th वाला जो 12वां है वो इम्पॉर्टेंट है। सिंपल सी बात है, अगर कोई मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स दिया है ऐसे m क्रॉस n एंड b वाला भी मैट्रिक्स दिया है m क्रॉस n, ठीक है, या फिर n क्रॉस m दिया है, ओके। सो इस तरीके से आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, R2 मैट्रिक्स, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सिंपल सी बात है, जो रैंक ऑफ इसका होगा a प्लस बी, जो रैंक ऑफ जब ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, एंड वेयर ए बी एग्जिस्ट, ठीक है, ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, मल्टीप्लाई करने पे एग्जिस्ट कर रहा है, तब जो रैंक ऑफ ए प्लस बी निकालेंगे वो किसके इक्वल होगा, सिंपल सी बात है, जो होगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, ठीक है। कुछ है समझ में? इसमें क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो अभी ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है 12th, ठीक है। जब 2 मैट्रिक्स दिए हों इस तरीके से, जब ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो रैंक निकालेंगे ऐड वाला में, वो दोनों ऐड होके ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी, तो इस तरीके से आपका क्या लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। सो इस तरीके से आपका ये प्रॉपर्टी हो गया। 13 वाले में चलते हैं। अगर हम इसी में देख लेते हैं कि अगर हम इसी कंडीशन में, ठीक है, ये आपका फर्स्ट ए ले लीजिए, बी वाला ले लीजिए, बी वाला में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाए ए माइनस बी, तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी, ओके। सो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, ए और बी के बाद ऊपर वाला मिटा देते हैं। इसमें नेक्स्ट जो चलते हैं सी वाला, अगर हमारा क्या हो जाए, रैंक ऑफ ए बी, ठीक है, जब आपका स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है, देखिए ना ये कॉमन है, तो क्या बन रहा है, ए बी का m क्रॉस m का बन रहा है, m क्रॉस m का स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा है। तब उस कंडीशन में, कई कंडीशन में चल रहा है पूरा, अगर इस कंडीशन में क्या होगा, मिनिमम ऑफ लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी, ठीक है। सो इस तरीके से आपका ये होगा, ठीक है। तो जो भी इसका रैंक आएगा, ए एंड बी का जो मिनिमम वैल्यू आएगा, ए और बी दोनों को निकालेंगे, जिसका भी रैंक मिनिमम आएगा उसके ये मल्टीप्लाई में होता है जब स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ठीक है। एंड इसी में आ जाते हैं डी वाला। अब आपको यहाँ पे ये दिक्कत होगा कि कई तरीके से, जैसे कि आप इसी में बात कर लिया जाए, रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ बी ए बी एंड बी ए, अगर मतलब कि फर्स्ट एंड सेकंड में इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करके अगर रैंक निकाल रहे हैं तो नॉट इक्वल टू होगा। जब आपका कंडीशन कुछ मैट्रिक्स दिया हो, मतलब ए बी बराबर बी ए ऐसा दिया हो, तभी आपका एग्जिस्ट करेगा, वरना ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो इस तरीके से आपका डी वाला हो गया, ठीक है। तो डी वाले के बाद उतना ज़्यादा अब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट और बचता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज। लेकिन इसमें आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि कई तरीके से, जैसे कि मैंने बताया था, किसी भी चीज़ का इंटरचेंज करके अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, जैसे कि इसमें हम क्या कर देते हैं, निकाल रहे हैं, तो उसमें कोई डिफ़िकल्ट या कोई भी अंतर सोचने की जरूरत नहीं है। जो भी उसका रैंक आएगा वो सिंपल ए के रैंक के इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो ये वाला प्रॉपर्टी आपको लिख के रख लेना है। अब जो लास्ट है, जो इसमें न आके एम क्रॉस के जो 13 वाला है, अगर आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है,
कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें उसका रैंक क्या आ रहा है, एन आ रहा है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का जो होता है रैंक आ रहा है, उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू मतलब नॉन सिंगुलर है। तो उस कंडीशन में जब आपका उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 मतलब नॉन सिंगुलर रहेगा, तभी वो इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्टिबल एग्जिस्ट करेगा, मतलब ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। मैं आपको पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला आपका 13 वाला हो गया। 14 वाला ऐसे ही है कि अगर आपका दो मैट्रिक्स दिया हुआ है m क्रॉस n एन एन क्रॉस n, ये मल्टीप्लाई करने पे आपका ए बी तो एग्जिस्ट कर जा रहा है, क्या बन रहा है मैट्रिक्स ए बी बन रहा है, एन एन कॉमन हो गया तो m क्रॉस k का बन रहा है, मतलब कि क्या बन रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बन रहा है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बन रहा है, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स की बात नहीं बन रहा है। तो उसका जो रैंक निकालेंगे, इसका रैंक, उसका रैंक ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ए प्लस रैंक बी माइनस एन होगा। तो ये वाला आपको बहुत अच्छे से रखना है, इस पे बेस्ड 2-4 क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, तो आप लोग को ये ध्यान में रखना है। मतलब जो रैंक ए होगा रैंक बी, उससे माइनस कर देंगे ऑर्डर का, ठीक है, जो भी कॉमन ऑर्डर हुआ है। सो इस तरीके से आपका रैंक ए बी का निकलेगा, ठीक है, जब आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ना बन रहा हो, ठीक है। सो इस तरीके से आज मैंने जो प्रॉपर्टी बताए हैं, इन सबको आप लोग अच्छे से नोट करके रख लीजिएगा। और ये जो प्रॉपर्टी बताया है वो आप लोग को समझ में आया कि नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी मैंने बताया है और बाकी जो वीडियो पहले बताया था, जो बेसिक बताया था, वो आपको जानने के बाद ही ये सब समझ में आएगा। अब डायरेक्ट इस पर जो क्वेश्चन आए हैं उस पर हम लोग चलेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो अभी मैं एक क्वेश्चन करके बताता हूँ जो CSIR नेट पे आया हुआ था, ठीक है। बाकी इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन एक अलग वीडियो जो बनाऊंगा जिस पे गेट का होगा, IIT जेम का होगा और CSIR नेट का होगा, ठीक है। इन सब में जितनी बार भी ये आया होगा उस सबको मैं सॉल्यूशन करके अपलोड कर दूंगा। तो ये 13-14 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं, ठीक है। बाकी जो पीछे बताया हूँ वीडियो, उन सबको भी आप लोग राइट करके रख लीजिएगा शॉर्ट नोट्स में। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन में किस तरीके से इसका यूज होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इस पे अप्लाई होने वाला है एक क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपका दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, जिसमें आपका जो बनता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने पे एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बन रहा है, तो उसका रैंक कितना होगा। उसका रैंक इस तरीके से निकालते हैं, रैंक ऑफ ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस जो ऑर्डर कॉमन हुआ है उसका। एग्जाम्पल के इसमें आपको मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल के लिए इसमें ये है, अगर आपका मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसे आपका 3x2 का दिया हुआ है, और एक मैट्रिक्स ए हो गया और दूसरा बी मैट्रिक्स जो दिया है वो क्या दिया हो, 2x4 का दिया हो है ना, या फिर 2x1 का दिया हो। तो ये एग्जिस्ट तो कर गया, मल्टीप्लिकेशन करने पे ए भी बन रहा है, लेकिन क्या बन रहा है, 3x1 का बन गया, ठीक है, 3x1 का बन गया। तो जो ये इसका जो रैंक निकालेंगे, रैंक ऑफ ए बी, तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसका, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, और माइनस में ऑर्डर कौन कौन हुआ था, ये 2, तो ये 2 हो जाएगा। इस तरीके से आपको ऑप्शन में दे देता है, ठीक है। या फिर दो इनका दे देगा वैल्यू, है ना, और इनका दे देगा फिर इसका निकालना रहेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो चलते हैं एक क्वेश्चन पे CSIR नेट पे जो आया हुआ था। फ्रेंड ये एक CSIR नेट पे क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। लेट P एंड Q बी 2 रियल मैट्रिसेस, है ना, जिसका मतलब 2 रियल मैट्रिसेस ऑफ साइज 4x C एंड 5x3 रेस्पेक्टिवली, इफ रैंक Q इक्वल टू 4 एंड रैंक QP इक्वल टू 2, देन रैंक ऑफ P इक्वल टू, पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन होगा। सिंपल सी बात है, आप लोग को दो बार से 3 बार क्वेश्चन को पढ़ के आपको राइट करते जाना है क्या क्या दिया है। यहाँ पे बोल रहा है कि दो आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका जो बन रहा है ऑर्डर वो P का बन रहा है 4x6 का एंड Q का बन रहा है 5x4 का। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, जो आपका गिवन क्या है, गिवन दिया हुआ है आपका P दिया है, जो मैट्रिक्स बन रहा है वो क्या बन रहा है, 4x6 का, एंड जो Q बन रहा है वो क्या बन रहा है आपका 5x4 का, ठीक है। सो इस तरीके से बोल रहा है कि इफ रैंक Q इक्वल टू, एंड रैंक जो रैंक दिया है, रैंक ऑफ Q इक्वल टू कितना दिया है, 4, एंड रैंक ऑफ QP इक्वल टू कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है। तो देन पूछ रहा है कि जो रैंक ऑफ P है उसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, रैंक ऑफ P का फाइंड करना है। तो पहले आप देख लीजिए कि जो रैंक ऑफ QP दिया है वो क्या मल्टीप्लाई करने पे एग्जिस्ट कर रहा है, हमको क्या करना है, Q से P का मल्टीप्लाई बोला है। तो Q से P का मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सी बात है, 5x ऐसे है, आपका Q दिया है 5x4 का, एंड मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं क्या,
पी का 4x6 का। तो इस तरीके से क्या बना आपका क्यू पी बना। किस तरीके से बना, ये 4 कॉमन हो गए, मतलब हमारा जो इसमें आपका जो n का वैल्यू आ रहा है कॉमन वैल्यू m क्रॉस n n क्रॉस n m क्रॉस n एंड n क्रॉस k, ये बन रहा है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये n का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया, और क्या बन रहा है 4x5 का, ये 5x6 का बन रहा है, ये 4 कॉमन हो गया, मतलब जो कॉमन वाला जो आपका ऑर्डर है वो कितना है 4 है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब आपको मैं बता रहा हूँ जो लास्ट वाला प्रॉपर्टीज बताया उसी बेस पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप कैसे देख के समझेंगे, आप सिंपल सी बात है, ये मल्टीप्लिकेशन से देख के आप समझेंगे कि मल्टीप्लिकेशन वाला दिया हुआ है और 5x4 का दिया है एंड आपका 4x6 का दिया है। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होने के बाद क्या बच रहा है 5x6 का बच रहा है। ठीक है, तो कैसे आप क्वेश्चन देख के समझेंगे, आप देखेंगे कि ये जो QP है वो मल्टीप्लाई होके आ रहा है, मतलब कि इनका जब हम कर रहे हैं तो इस तरीके से ऑर्डर आपका क्या होता है स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बन रहा है, उसके लिए मैंने लास्ट वाला जो प्रॉपर्टी बताया है उससे हम रैंक निकालते हैं। तो रैंक पूछ रहा है P का, तो सिंपल सी बात है, हम जानते हैं जब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बन रहा है तब प्रॉपर्टी किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, सिंपल सी बात है रैंक ऑफ रैंक ऑफ QP दिया है ना, रैंक ऑफ QP ग्रेटर देन इक्वल टू होता है रैंक ऑफ P प्लस रैंक ऑफ Q माइनस n, यही चीज़ होगा। ठीक है, तो ये रैंक ऑफ QP यहाँ पे कितना दिया है 2 दिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ P कितना दिया है नहीं दिया, हमको निकालना है रैंक ऑफ P प्लस रैंक ऑफ Q कितना दिया है 4 दिया है, कितना दिया है 4 दिया है, माइनस ऑर्डर कितना दिया है आपका जो कॉमन वाला ऑर्डर है वो कितना दिया है 4। तो इस तरीके से 4 and 4 कैंसिल हो गया और रैंक ऑफ P कितना आ गया, ये रैंक ऑफ जो P आया है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आया है, मतलब कि ये जो रैंक ऑफ P है वो कितना आ गया 2 आ गया। सो इस तरीके से आपका जो ये B वाला है वो करेक्ट हो जाएगा, बाकी A C एंड D ये नॉट करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये वाला 2 हो गया इसका रैंक। सो देखिए आप प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करें कितने ईजी तरीके से इस तरीके से क्वेश्चन कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, बाकी सारे आने वाली वीडियो जो मैं CSI नेट या गेट IIT एग्जाम पे जो भी मैथमेटिक्स पे आता है उन सबको मैं यहाँ पे अपलोड करते जाऊँगा सीक्वेंस से। ठीक है, पहले लीनियर अलजेब्रा का करूँगा, इसके बाद रियल एनालिसिस, फिर कॉम्प्लेक्स। तो ये तीनों जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में मैथमेटिक्स से। और स्टैटिस्टिक वाले हैं तो वो अगर कम से कम लीनियर अलजेब्रा पढ़ लिया और रियल एनालिसिस तो कॉमन पॉइंट हो जाएगा, मतलब क्वालिफाइड कोई भी एग्जाम करते हैं इससे रिलेटेड चाहे CSI नेट हो तो स्टैटिस्टिक वाले अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं सारे वीडियो अपलोड करते जाऊंगा और स्टैटिस्टिक्स वाले तो बाकी अपलोड किए हूँ तो जाके डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में ये जो लीनियर अलजेब्रा पे जो आपका पार्ट 1 है ये वाला जो मैट्रिक्स के बेस पे आता है रैंक निकालने के लिए, तो उस पर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं चाहे गेट पे आए हों चाहे CSI नेट पे आए हों या फिर IIT JEM में आए हों तो उसको अगले मैं वीडियो में डिस्कस करके अपलोड करूँगा, तो आप लोग देखना ना भूलिएगा। और नेक्स्ट जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा ठीक है स्टैटिस्टिक्स पे वो नया टॉपिक रहेगा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पे करूँगा जो कि इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।